जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 42वां वीडियो है और आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन, जिसे इंग्लिश में इंडियन होम रूल मूवमेंट कहते हैं। इसके समय काल की बात करें तो इसका समय काल 1916 में शुरू होता है और 1920 में जाकर समाप्त हो जाता है। हालांकि 1918 के समय से ही यह आंदोलन मंद पड़ने लगता है। तो आइए समझते हैं होम रूल लीग आंदोलन क्या था। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरुआत होती है और 1920 में इसकी समाप्ति हो जाती है। इसका जीवंत काल, वाइब्रेंट काल की बात करें तो 1916 से 1918 के बीच में रहा है। हम लोग इतिहास में समय को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। समय का महत्व रहता है। समय को अगर हमें जानकारी हो रहती है तो समय हमें एक अलग सी दृष्टि प्रदान करती है। समय हमारी दृष्टि को स्वच्छ बनाए रखता है और हमें एक अलग ही मूल्यांकन का क्षमता पैदा करता है। इसलिए मैं ये समय काल बता रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार देखा था और 1916 के बीच में 1909 और 1916 के बीच में 7 साल का गैप रहता है। इन 7 सालों के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी घटना नहीं होती है, कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटती है। तो इस क्रम में हम लोग देखें कि 1909 से 1916 के बीच में कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं नहीं घटती है और 1916 में जाकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा 1916 एक महत्वपूर्ण वर्ष हमारे लिए साबित होगा। लेकिन इस बीच में ऐसा थोड़ी है कि कोई घटना ही नहीं घटी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की नहीं घटी, लेकिन छिटपुट घटनाएँ तो हो ही रही थी। तो एक बार उन घटनाओं का ब्यौरा ले लेते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसमें घोषणा की गई कि राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की जाएगी। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब घटनाओं का केंद्र कहाँ होगा? दिल्ली होगा। तो ठीक है, एक वर्ष होता है 1911। उसके बाद 1914 एक वर्ष होता है। ये अपने तिलक जी होते हैं, इनको राजद्रोह के मामले में बर्मा के मांडले जेल में इनको बंद किया जाता है, वहीं रखा जाता है और वहीं पर रहकर इन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। ये 1914 AD में रिहा होकर आते हैं। आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें तो 1914 AD में ही वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें 2 गुट थे। पहले गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस शामिल थे। इसके अलावा इटली और जापान भी शामिल थे और ये इटली और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरे गुट में शामिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद दूसरा गुट होता है जर्मनी, तुर्की, हंगरी और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये दूसरा गुट होता है। विजेता गुट ये रहता है। लेकिन इस युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस युद्ध में बहुत सारा धन खर्च हुआ और सैनिकों की ज़रूरत भी पड़ी। बहुत सारा धन जो खर्च हुआ उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? तो भारत जैसे उपनिवेशी देशों से वहाँ से टैक्स लगा कर धन की भरपाई करेंगे और सेना की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था स्वराज पाने का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1914 का वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है। उसके बाद देखेंगे 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर भारत आते हैं 46 वर्ष की उम्र में। उसके बाद 1917 में देखेंगे कि क्योंकि यह आंदोलन 1916 से लेकर 1920 के बीच में चलता है। तो अब इस बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्या उसका लिंक है, ये भी समझने में आसानी होगा। 1917 AD में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति होती है और जार के शासन को हटा दिया जाता है। रूस के राजा को जार कहा जाता था। राजा के शासन को पलट दिया जाता है और सर्वहारा वर्ग के शासन को स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि शासन पर मजदूरों का अधिकार कर दिया जाता है। 1914 में देखते हैं कि आयरलैंड को ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट के माध्यम से होम रूल प्रदान कर दिया था। ये भी महत्वपूर्ण घटना है और होम रूल मूवमेंट जो हमारे यहाँ चला पूरी तरह से आयरलैंड की पद्धति पर ही है। 1914 में होम रूल के मांग को स्वीकार कर थोड़ी सी स्वीकृति दे दी गई और तिलक जी ये आयरलैंड की पद्धति पर भारत में होम रूल की शुरुआत की है। उसके बाद देखेंगे कि और कौन होते हैं, अभी थोड़ा इंतजार करिए, खुलासा करूँगा। जो होम रूल होता है, होम रूल का मतलब होगा कि हम अपने लिए कानून बनाएंगे। होम रूल का मतलब होगा कि हम अपने हिसाब से अपने घर का संचालन करेंगे, यानी कि हम अपने लिए कानून बनाएंगे, स्वराज की बात करेंगे। और ये जो कानून बनाएंगे, होम रूल बनाएंगे, लीग के माध्यम से बनाएंगे। ये जो लीग होता है, समूह होता है। समूह किस चीज़ का? देशों का, संगठनों का, लोगों का। तो ये लोगों का संगठन होगा जो कि अपना कानून बनाएगा। ठीक है ना।
यानी कि ऐसा समूह जो अपने स्वराज के लिए आंदोलन कर रहा है, होम रूल कहलाएगा। आप इसकी पृष्ठभूमि अगर बात करें कि होम रूल की पृष्ठभूमि की और बात करें तो पीछे जाकर देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, 1909 में आ गया था। इसने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, बस अभिव्यक्त किया जाना बाकी था, और अभिव्यक्ति हमें होम रूल के रूप में 1916 में दिखाई देती है। आगे देखते हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना भेजा जाना था और दुनिया भर का खर्च हो गया था ब्रिटिश को। तो उस खर्च की भरपाई के लिए उस जिसकी पूर्ति के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए थे, और टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया। ये जो दुनिया भर का जो खर्च हुआ था ये भारतीयों से वसूल रहे थे, और इस वजह से बहुत सारा टैक्स बढ़ा दिया गया, और टैक्स बढ़ाने से भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। एक ऐसा वर्ग था जो मान के चल रहा था कि अंग्रेज़ों पर लगातार दबाव बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और ये अंग्रेज़ों पर लगातार दबाव बनाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा, जिसके अंतर्गत हमें स्वराज या होम रूल मिल जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि 1907 से लेकर मान के चलिए 1909, एक मान के चलते हैं, अगर बड़ा आंदोलन की बात करें तो 1905 से लेकर 1916 के बीच में जो भी समय रहा है, एक आंदोलन की दृष्टि से निर्वात की स्थिति थी। आंदोलन की दृष्टि से एक निर्वात पैदा हो गया था। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि 1914 में तिलक वापस आ गए थे और अवसर के तलाश में थे कि आंदोलन किया जाए। अब तिलक ब्रिटेन को तंग करके अपनी बात को नहीं मानवाना चाहते हैं। अब 1914 में आयरलैंड का होम रूल का मॉडल इनको दिखाई दे रहा था कि ब्रिटिश संसद ने आयरलैंड को 1914 में होम रूल दे दिया था। उन्हें लगता है कि आयरलैंड के सेनानियों को ब्रिटिश संसद ने एक्ट के माध्यम से होम रूल दे दिया है, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमें भी होम रूल दे दे। ऐसी धारणा हमारे मन में बनी। इन्होंने कहा कि अगर हम हिंसा का सहारा लेते हैं तो हो सकता है कि हम जिस स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाए। अभी ब्रिटेन संकट में है, अगर हम अभी इसका सहयोग करते हैं तो उसके बदले में हमें होम रूल मिल जाएगा, जैसा कि आयरलैंड को मिला है। इससे पहले कि तिलक का दृष्टिकोण उग्रवादी था, मानी 1914 से पहले, यानी कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था उससे पहले उनका जो दृष्टिकोण था उग्रवादी था, उग्रवादी गतिविधियों से होता था। उससे अलग अभी दिखाई देगा, क्योंकि अब ये हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण की वजह से इनकी कोशिश थी कि सूरत अधिवेशन 1907 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो फाड़ हो गया था, दो धरे बट गई थी, दो धरे हो गई थी, वो एक बन जाए, और आगे चल के दोनों एक हुए भी। आगे चल के हम पढ़ेंगे लखनऊ समझौता और उसको देखेंगे स्पेशल ढंग से। उसका पूरा का पूरा श्रेय तिलक और एनी बेसेंट को जाता है, ठीक है ना। कांग्रेस का एक होना कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब थोड़ा सा होम रूल के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में होम रूल लीग का एक सेकंड, भारत में होम रूल लीग का श्रेय क्या हो रहा है, कट जा रहा है। भारत में होम रूल लीग का श्रेय तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। तो सबसे पहले एनी बेसेंट को देखते हैं। ये आयरिश लेडी होती है जो कि थियोसोफिस्ट और समाज सेविका होती है। 1896 एडी में भारत आती है और ये देख रही थी कि 1914 में आयरलैंड को होम रूल मिल गया है। इनकी सहानुभूति आयरलैंड के क्रांतिकारियों के साथ थी। अब ये आयरलैंड में सफलता के बाद भारत में शुरुआत करने की पहल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने होम रूल के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। उस समय राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, इसने होम रूल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब तिलक और एनी बेसेंट ने अपना संगठन बनाने का फैसला किया, किंतु कार्यप्रणाली और सैद्धांतिक मतभेद के कारण दोनों एक साथ नहीं आए। इस कारण दोनों अलग अलग संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम होता है ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसमें सबसे पहले तिलक आते हैं। तिलक ने अप्रैल 1916 में इस संगठन की स्थापना की। कहाँ की भाई? कर्नाटक में, और कर्नाटक के बेलगाम में स्थापना की, और इनके केंद्र महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, बराक और कर्नाटक में होते हैं। वहीं पर एनी बेसेंट ने सितंबर में इस ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका केंद्र मद्रास के अडियार में होता है, और पूरे देश में 200 लगभग शाखाएं खोली थी। और इसमें जॉर्ज अरंडे सचिव होते हैं और बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर प्रमुख व्यक्ति होते हैं। जब एनी बेसेंट ने इस ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की तो उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, वहीं पर तिलक के समय लॉर्ड हार्डिंग थे।
आगे देखते हैं। 1905 से लेकर 1916 के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के नाम पर सन्नाटा था। इसलिए हम देखेंगे कि होम रूल लीग धीरे धीरे प्रचलित होने लग रहा है और इसके प्रचलन के कारण इसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता भी शामिल होते हैं, ठीक है ना, और इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। इसकी लोकप्रियता के वजह से कुछ नामों को देखें तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय और गोखले की संस्था जो सर्वेंट ऑफ इंडिया थी उसके बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं और इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कुछ लोगों के मन में इस लीग के प्रति संदेह का भाव उत्पन्न होता है और इन्होंने इस लीग के प्रति संदेह का भाव रखा, इससे अपने को अलग रखा है। मैंने मतलब क्या हुआ कि इससे होम रूल लीग से अपने को अलग रखा, जिसमें एंग्लो इंडियन और दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण जातियाँ शामिल थी। अगर इसका उद्देश्य की बात करें, होम रूल लीग के उद्देश्य की बात करें तो स्वराज की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मांगेंगे, अहिंसात्मक मार्ग अपनाएंगे अपने मांगों के लिए, जन चेतना को स्वराज के पक्ष में जागरूक किया जाए, तभी अपने मांग यानी स्वराज की मांग को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। जब अपने लोगों को राजनीतिक शिक्षा दे देंगे तब। स्वशासन के लिए जनता को प्रशिक्षित करना, जन चेतना जागृत करना, जन चेतना को आधार बनाया जाए और जन चेतना को आधार कैसे बनाएंगे कि सभाएं करेंगे, अखबारों में लेख लिखेंगे, अलग तरह के कार्यक्रम करेंगे जिसमें थिएटर, गीत, साहित्य का उपयोग करेंगे, पोस्टर और पंपलेट का उपयोग करेंगे और स्टूडेंट जो भी हैं उस समय उनको स्वराज की कक्षाएं लगाएंगे। इन सब के माध्यम से अपने उद्देश्य यानी स्वराज के उद्देश्य या होम रूल के उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं। अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में फंसे हुए थे। उन्हें डर सता रहा था कि भारत में कोई बड़ा आंदोलन फिर से ना हो जाए। इस कारण वे दमन का सहारा लिए, लोगों को जेल में डालने लगे और तिलक पर मुकदमा दायर कर दिया गया और तिलक को दिल्ली और पंजाब में घुसने पर रोक लगा दिया गया। इस घटना के बाद इसके विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टि से। इसके बाद देखेंगे कि जितना आप किसी चीज़ का दमन करेंगे उसका विद्रोही पक्ष उतना ही संगठित होता चला जाएगा और भारतीय संगठित हो भी रहे थे। ईयर 1917 एडी में एनी बेसेंट के गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और भड़का एवं इनको छोड़ने की मांग बढ़ गई। इस वजह से इनको छोड़ना भी पड़ गया। इस समय भारत मंत्री मोंटेग्यू थे। 20 अगस्त 1917 को इन्होंने घोषणा की कि भारत में जो स्वशासित या स्वायत्त संस्थान है उनके विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू कर दी जाएगी, यानी कि स्वशासन के विकास का इन्होंने आश्वासन दिया। जैसे ही ये घोषणा मोंटेग्यू ने की थी, स्वशासन की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। ईयर 1918 में एक मुकदमे के सिलसिले में तिलक लंदन चले गए। वहीं पर एनी बेसेंट घोषणा के बाद शांत हो गई और लीग से जुड़े नेता भी सदस्यता की त्याग कर दी, यानी कि 1918 आते आते ये आंदोलन मंद पड़ने लगा था। उसके बाद देखेंगे कि ईयर 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष चुना और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया, यानी कि ऑल इंडिया होम रूल का विलय 1920 में महात्मा गांधी के जो अध्यक्ष बने थे उनकी अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा देखते हैं होम रूल लीग जो था उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही। होम रूल लीग की उपलब्धियों की बात करें तो इस आंदोलन ने स्वशासन की चेतना को नगरों से फैलाकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा दिया। जहां पर सिंध, पंजाब और गुजरात में राजनीतिक हलचल नहीं हुआ करते थे, वहां पर इन क्षेत्रों में काम किया और लोगों को आंदोलित किया, यानी कि जो आंदोलन का आधार था उसे व्यापक बनाया। इसके बाद महात्मा गांधी को इस लीग की शाखाओं के रूप में बनाया ढांचा मिल गया, जिसके माध्यम से ये अपनी बातें पहुंचाते। लीग ने संगठित संरचना प्रदान की। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड 1919 सुधार के तहत जो बातें कही गई, व्यवस्थापिका में जो सुधार किए गए हैं, इसके पीछे लीग का दबाव एवं मांग काम करती रही है। अगर लीग ने आंदोलन
आंदोलन नहीं छेड़ा होता तो 1919 एडी का अधिनियम नहीं आता, अगर आता भी तो संकीर्ण रूप में आता। नरम एवं गरम दल का एक होने का श्रेय तिलक और बेसेंट का जाता है, इसी लीग का ही देन है। आगे होने वाले आंदोलनों को बड़ी शक्ति मिली और मुस्लिम लीग भी हमारे साथ आ गए। आगे होने वाले आंदोलनों की दिशा स्थापित हुई, जहाँ पर स्वशासन की मांग हो रही थी, अब स्वतंत्रता की मांग होने लगी। और आगे चल के देखेंगे कि यानी कि कल ही देखेंगे कि 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी एक साथ आते हैं तथा मुस्लिम लीग भी एक साथ आकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाते हैं। तो ये रहा अपना होम रूल लीग आंदोलन। कल हम लोग लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौता का अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।